Started. जय बाबा स्वामी। आज के सेशन में हम चैप्टर 3 लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सेशन में हम जानेंगे कि व्हाट इज़ बीइंग स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल होना यानी क्या होता है, भाव क्या होता है और शरीर भाव और आत्म भाव में क्या डिफरेंस होता है। और जैसे कि हर सेशन में होता है, इस सेशन में भी 50 मिनट्स रिद्धि जी हमें एक्सप्लेन करेंगी और फिर लास्ट के 10 मिनट्स हम ध्यान करेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं या सजेशंस होते हैं तो वो हम 5 पीएम टू 5:30 पीएम में डिस्कस करेंगे। मैं रिद्धि जी के बारे में आपको क्विक इंट्रोडक्शन देती हूँ। रिद्धि जी ने बीकॉम और डिप्लोमा इन योगा किया है, दैट इज़ YCB 6th लेवल, और वो योगा थेरेपिस्ट भी हैं। वो बीएमसी के शिव योग केंद्र में योगा क्लास लेती हैं और पर्सनल क्लासेस भी लेती हैं। समर्पण मेडिटेशन में वो 2007 के महाशिविर से जुड़ी हैं और बहुत ही अच्छा गुरु कार्य करती हैं। गुरु कार्य में जैसे कि शिविर का प्रचार करना, शिविर कंडक्ट करना, क्लास में टॉक अरेंज करना, एग्जीबिशन लेना और भी बहुत अच्छे-अच्छे गुरु कार्य करती हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। रिद्धि जी, आप गुरु आह्वान कर लीजिए। जय बाबा स्वामी। गुरु आह्वान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बाबा स्वामी। आज का चैप्टर है लाइफ मैनेजमेंट थ्रू ध्यान योग। ध्यान योग हमारे जीवन बदल सकता है, पर इससे पहले यह जानना जरूरी है कि आध्यात्म क्या है, आध्यात्मिकता होना यानी क्या है। अब तक हमने समझा कि आध्यात्म का किसी धर्म, जाति या मान्यता से कोई लेना देना नहीं है। हम हमारे भीतर से क्या है, कैसे है, उसी पे सारी स्पिरिचुअलिटी डिपेंड है। भीतर की स्वस्थता और उसका अनुभव वही स्पिरिचुअलिटी है। तो अब हम आध्यात्मिक होने का अर्थ क्या है वो समझेंगे। इसमें मैं आपको थोड़े प्रश्न पूछूंगी, आप चैट में डाल सकते हैं या तो फिर अपने पास पेन या पेपर है तो लिख सकते हैं। तो मुस्कान जी स्लाइड चालू करेंगे आप? अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही थी? नहीं। 1 मिनट में शेयर करती हूँ। हाँ, अभी दिख रहा है। ओके। ठीक है, तो अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी, उसके जवाब आप चैट में डालिएगा। हमें शरीर की ज़रूरत तो दिखाई देती है कि हमें कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाना है, पर हमें ये भी चाहिए कि हमें अच्छे कपड़े चाहिए और अच्छे खाने चाहिए। और अगर कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देता है कि अरे तेरा ड्रेस तो बहुत ही अच्छा है, तो हमें क्या महसूस होता है? ये पहला प्रश्न है। सेकंड स्लाइड। Yeah, Jai Swami. Muskan, can you do a full screen, please? यस श्योर। हम लोग एक प्रश्न का जवाब देके नेक्स्ट प्रश्न पे जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, आप लोग लिख लो, मैं बाद में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, वो नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है फिर। हाँ।
2-2 सेकंड हम लोग 2-3 एक मिनट रुकते हैं, सब लोग जवाब देंगे, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पे। अच्छा, और यहाँ मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, पता कैसे चलेगा कि जवाब दे दिया कि नहीं? आप चैट बॉक्स खोल के देख सकते हैं केस पे। या मुस्कान जी, आप अगर चैट बॉक्स खोल के बताएंगे उनको कब आगे बढ़ना है, या आप तय कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। ओके, ठीक है। तो आप सभी इसका आंसर दीजिए चैट बॉक्स पे कि आपको कैसा फील होगा। ओके, तो बहुत सारे लोग चैट में आंसर दे रहे हैं। हाँ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मतलब अभी इसका डिस्कस करना है कि लास्ट में करेंगे? अभी डिस्कस कर सकते हैं, मुझे लगता है। अच्छा, तो अभी इसका आंसर बहुत से लोगों ने हैप्पी दिया है, और क्या दिया है, अच्छा लगा। तो वही है कि हमें बहुत खुशी होती है, अ, वो एक है, एक खुशी होती है, पर दूसरा एक है कि हमें अंदर से क्या अनुभव होता है। तो इसमें हेमा जी बोल रही हैं कि अंतर्मन प्रसन्न होता है, ऐसा। हाँ, प्रसन्न होता है, पर अभी क्या हमें किसी को थैंक यू बोलने का मन होता है? ये भी एक भाव है। जो खुशी होती है कपड़े के लिए, ये तो शरीर का भाव है। और जो प्रसन्नता होती है और थैंक यू, ग्रेटिट्यूड का भाव होता है, जैसे कि हमें सब कुछ अच्छा मिला है, तो हमें थैंक यू बोलने का मन होता है अपने माता पिता को या भगवान को। तो वो हमारा आत्मा का भाव है। ठीक है, तो अभी हम दूसरे स्लाइड पे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, सोचो हम एग्जाम देने जा रहे हैं और काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो हमारे मन में क्या भाव जागेगा? इसमें बहुत लोगों ने आंसर दिया है कि कुछ भी थॉट उनके मन में नहीं कुछ आएगा। भी नहीं। हाँ, ये हाँ, तो हम लोग ये ध्यान मार्ग में है, इसलिए हमें ये फील होता है। लेकिन नॉर्मल जो होते हैं वो क्या सोचते हैं कि अरे, अब मेरी एग्जाम कैसी जाएगी, अभी मैं टाइम पे पहुंच पाऊंगी या नहीं, तो कैसे होगा, ये सब मन में आता है। तो वह शरीर भाव है। और हम अगर कुछ भी नहीं तो ठीक है, लेकिन अभी हमें ये भी फील आया कि तो क्या हुआ, वो भी तो अपने रास्ते से जा रही है, उसमें भी तो वही ऊर्जा है जो हम में है। तो ये है स्पिरिचुअलिटी। जो शारीरिक जरूरत के लिए है वो है शरीर भाव, और जो अंतर मन से आता है और वो है आत्मा भाव। तीसरा क्वेश्चन,
अभी इसी में आगे जाएंगे। अब काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, ठीक है, हमने कुछ माइंड नहीं किया, हम एग्जाम देने चले गए, पर वही एग्जाम में, वही पेपर में हमें कम मार्क्स आया, तो फिर हम क्या सोचेंगे? प्लीज फिर से एक बार एक्सप्लेन करेंगे आप ये क्वेश्चन? हाँ, काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, फिर हम एग्जाम देने गए, फिर वही एग्जाम में हमें कम मार्क्स आए, तो फिर हम क्या सोचेंगे? इसमें बहुत लोग रिप्लाई कर रहे हैं कि हम सोचेंगे कि हमारी प्रिपरेशन में थोड़ी कमी थी, हम फिर से ट्राई करेंगे। हाँ, तो हम वही सोचना बराबर है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं तो वो ये सोचेंगे कि वो बिल्ली ने रास्ता काट लिया था, इसलिए मार्क्स कम आए। हम सब दोष बिल्ली पे या दूसरों पे डाल देते हैं, और जो भी पर हमें ये सोचना चाहिए कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक ही था, अगली बार ज़्यादा मेहनत कर लूँगा। तो ये जो है वो स्पिरिचुअलिटी है। अपने सुख दुख के लिए खुद को जिम्मेदार मानना और दूसरों को नहीं। फोर्थ, हम पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, हमें वो काम के लिए अच्छे पैसे मिल रहे हैं, क्या उसके लिए हम कुछ भी करेंगे? क्या दूसरों का खराब हो तो भी हम वो काम करेंगे, गलत काम करेंगे? ठीक है, इसमें सबका नो ही रहेगा। Muskan, I just want to say one thing, if you can permit. Yes, yes, tell me. It's a request to all. जैसे मेरी सबसे विनती है, around 27 people are present in the meeting, and only 5 to 6 people are responding. It doesn't look good कि somebody is asking you a question and you are not responding. It's my request to all of you to please respond to the speaker, because some efforts have been made to take this session. Please respect each other. जी, इसमें सबके आंसर हमारे तो नो ही रहेंगे, और बाकी भी नो ही कहेंगे, पर हमारे अंदर हम भले दिखावा नो का करें, पर अगर हम वो ना बोल के भी करेंगे तो भी ये गलत है। या ये सोचेंगे कि भले हमें कम पैसे मिले, पर काम तो वही करूँगा जिसमें दूसरों का भी अच्छा हो। तो हमें जो भी काम करे उसमें हमारे साथ सबका भला हो, ये देखना है। भी फिफ्थ क्वेश्चन है। हिरल जी, आपने हैंड रेज किया है, आपका कोई क्वेश्चन है? हम उसे एंड ऑफ द सेशन में ले सकते हैं या फिर अभी कुछ ऐसे अर्जेंट है? नहीं, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था, मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि इसके जो आंसर्स देने हैं, अभी यहाँ पे हम सभी साधक हैं तो हमारे आंसर्स अलग होंगे, तो क्या हमें नॉर्मली बच्चे क्या सोचेंगे या नॉन साधक का क्या टेंडेंसी हो सकता है, उस हिसाब से हमें आंसर देना है, यही पूछ रही थी।
ओके, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके अंदर फर्स्ट थॉट आए ये क्वेश्चन पढ़ के आप वो आंसर दे सकते हैं। ओके, ठीक है। हाँ, यहाँ तो हमारे आंसर वही रहेंगे, पर मैं ये क्वेश्चन बच्चों को पूछूंगी और उसके दोनों ऑप्शन मैंने लिखे हुए, तो वैसे ही मैं करूंगी। खाली ये कैसे मैं प्रेजेंट कर रही हूँ वही दिखा रही हूँ मैं। अभी 5th स्लाइड है। कभी हमारे बिजनेस में नुकसान हो गया तो क्या करेंगे हम, हमारे मन में क्या विचार आएंगे? यस उर्वी जी, आप आंसर देना चाहेंगे? हाँ जी। मैं थोड़ा बोलूंगी कि शायद बिजनेस में किसी को लॉस हो जाए तो एक लेमन क्या सोचता है, पहले वो कोई रीजन सोचेगा क्यों इतना लॉस हो गया, पहले क्यों इतना नहीं था, तो वो थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा। और कोई इंसान अगर अपने आप से ज्यादा नजदीक है खुद से, तो वो सोचेगा कि मेरी शायद क्या गलती हो गई है, मुझसे क्या बुरा हो गया है, मुझसे क्या कोई खराब काम हो गया है, कार्य हो गया है, जिससे इतना बड़ा लॉस मुझे सहन करना पड़ा। तो ये डिफरेंस है, सेल्फ रिफ्लेक्शन ज्यादा रहता है वो लोगों के साथ जो कंटेम्पलेटिव है, जो मेडिटेशन करते हैं, ये मुझे लगता है। तो दिस माय आंसर। एग्जैक्टली वही है कि जो नॉर्मल लोग हैं वो ऐसे मायूस होके बैठ जाएंगे, अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, ये क्या सोचेंगे। पर ये सोचेंगे कि कोई बात नहीं, अब जब नुकसान हुआ है तो कल फायदा भी होगा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमारे भीतर से हम भीतर से बैलेंस रहेंगे। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, बाहरी परिस्थिति कैसी भी हो। ये पॉइंट है कि बाहर कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अंदर से बैलेंस रहना चाहिए। 6th पॉइंट, हम कभी घूमने जा रहे हैं और रास्ते में कोई स्कूटर वाले ने कोई कुत्ते के पैर पे से स्कूटर चला दिया, तो हम क्या करेंगे? आंसर दीजिए प्लीज। आप सब अपने आंसर चैट में टाइप कर सकते हैं। हाँ, अभी सबने लिखा कि कुत्ते के ऊपर दया आएगी, स्कूटर वाले पे गुस्सा आएगा, स्कूटर वाले को मारेंगे। यस, एक आंसर बहुत ही अच्छा है। यही कि अभी उसमें 2 ऑप्शन है, उसे देखे बिना आगे चले जाएंगे या यह सोचेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, या फिर एक ये है कि तुरंत करुणा एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। तो विश्व के हर चीज के लिए हमारे मन में करुणा होनी चाहिए, ये पॉइंट है। 7th, कभी कभी हमें हर तरफ से फायदा और अच्छा व्यवहार मिलता है, जैसे कहीं से अचानक पैसे आ गए, किसी ने गिफ्ट दे दिया, सब अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो हम क्या फील करेंगे?
श्रुति जी, उर्वी जी, आप सब प्लीज़ अपने आंसर चैट में लिख दीजिए। यस, मोस्टली सबके आंसर फील ब्लेस्ड रहे है। तो यहाँ यही है कि अब हमें सब आजू बाजू से सब अच्छा क्यों मिल रहा है वो जानना है। तो तब हमें भीतर देखना चाहिए, तब पाएंगे कि जब हम भीतर से संतुलित है तभी सब अच्छा होता है। ये 7th पॉइंट है कि जब हम भीतर से स्वस्थ और संतुलित होते हैं तभी हमारी बाहर की दुनिया भी ठीक से काम करती है। ठीक है, अभी 7 क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चंस सभी हो गए। अभी हम ध्यान योग का नहीं, अभी भाव पे आएंगे। अभी क्वेश्चंस नहीं है। हम ध्यान योग में भाव का बहुत महत्व है। अभी कोई आर्टिस्ट है, वो पेंटिंग कर रहा है, सिंगर है, वो गाता है, और माँ कुकिंग करती है। तो इन सब में कॉमन क्या है? तो वो है भाव। उनके भाव और डीप इमोशन के साथ वो लोग ये काम कर रहे हैं, तो वो सर्वश्रेष्ठ होगा। हमारा डीप इमोशन हमें विश्व चेतना से जोड़ता है, हमारा अहंकार कम करता है और आत्मा की ग्रहण करने की शक्ति और समर्पण बढ़ाता है। और यही ध्यान योग की जरूरत है। यहाँ हम 2 मुख्य भाव को समझने की कोशिश करेंगे। एक है शरीर भाव और दूसरा है आत्मा भाव। तो अभी शरीर भाव यानी बॉडी कॉन्शियसनेस क्या है? अपने आप को शरीर मानना, मैं एक शरीर हूँ। शरीर के बाहरी दिखावे के प्रति बहुत ध्यान देना, जैसे कि मैं कैसे दिखती हूँ, मेरे कपड़े अच्छे हैं कि नहीं, मेरे बाल लंबे है, होटल में अच्छा खाना खाते हैं। शरीर के प्रति इतना लगाव कि शरीर को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। फिर शरीर का दूसरा ये है कि डर लगना, किसी बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर, मृत्यु का डर, इनसिक्योरिटी रहना कि मेरा पैसा कोई लूट जाएगा, मुझे कोई मार डालेगा। ये सब शरीर के भाव है। फिर तुलना करना, कंपैरिजन, हमेशा दूसरों से तुलना करना, उसके पास कार है, मेरे पास भी होनी चाहिए। कंपैरिजन और कंपटीशन हमेशा शरीर के भाव होते हैं। फिर ईगो, अहंकार, किसी को धन का होता है, किसी को पद का होता है, जाति का होता है, बुद्धि का होता है, ताकत का होता है। अभी जो एक एग्जाम्पल है वो युद्ध क्यों हो रहा है? वो भी अहंकार की वजह से हो रहा है कि किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए। और अभी जो हो रहा है, मैं कहूँ वही होना चाहिए दुनिया में, इसके लिए युद्ध हो रहा है। तो ये भी पूरा शरीर भाव है। हम हमारे अंदर की भावनाओं पे ध्यान नहीं देते हैं, भौतिक वस्तु पे ही ध्यान देते हैं। मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि जिसमें इमोशन की जगह ही नहीं है। जैसे हार्ट का मरीज जो होता है, डॉक्टर के पास जाता है, ऑपरेशन करवाना है, लेकिन डॉक्टर बोलेगा इतना पैसा दे तो ही ऑपरेशन करूँगा, नहीं तो जा मर। ये पूरा शरीर भाव है। आज शरीर भाव का ही जमाना है। अभी आत्मा भाव के बारे में जो देखेंगे, सोल कॉन्शियसनेस। यह मानना कि हम एक आत्मा है, सिर्फ एक शरीर नहीं है। आत्मा से जुड़ने के लिए हमें शरीर भाव कम करना पड़ेगा।
शरीर से पहले हमारी भावना, इमोशन की समझ कर उसे प्राथमिकता देनी होगी। भाव के प्रति सजाग रहेंगे। अपने भीतर शांति और स्थिरता बनाए रखना है। सबके प्रति करुणा और प्रेम का भाव होना चाहिए। सफलता हो या निष्फलता, भीतर से स्थिरता होनी चाहिए। अपने आपको जानना पड़ेगा। हमेशा अच्छे विचार और अच्छे कार्य करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना, सहनशील और निर्भय रहना, ये सब आत्मा के भाव है। और आत्मभाव बढ़ाने के 2 रास्ते हैं। एक, सालों तक तप या ध्यान करो, जैसे ऋषि मुनि किया करते थे, पर समाज में रहकर ये करना पॉसिबल नहीं है। और दूसरा है कोई आत्म साक्षात्कारी गुरु जो प्रकृति की ऊर्जा के साथ समरस हो गए हैं, उनके प्रति समर्पण भाव करना। जब हम ऐसे गुरु से जुड़ते हैं तो उसकी ऊर्जा हम में आने लगती है और हमारी संवेदना बढ़ने लगती है। हमें गुरु के शरीर को नहीं, बल्कि उनके उपस्थिति में होने वाली अपनी संवेदनशीलता को देखना चाहिए। प्रकृति से सानिध्य में ध्यान करने से भी हमारा भीतर का सेंसेशन बढ़ता चला जाता है। जब हम आत्मभाव में रहते हैं तो हमारे भीतर ये गुण विकसित होते हैं, जैसे द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। किसी ने भी कुछ छोटी सी भी मदद कर दी तो हम उसे दिल से आभार मानेंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे। वर्तमान में जीना, भूतकाल और भविष्यकाल की चिंता किए बिना वर्तमान में कार्य करेंगे तो कार्य भी अच्छा होगा और आनंद की अनुभूति भी होगी। अगर हमें भूतकाल या भविष्य में के विचार आए तो भी एक क्षण में के लिए आएंगे और गए जैसे पानी का बबूला हो, और वह विचार हमारे चित्त पर कोई खराब असर नहीं डालेगा। तो हमें हमेशा वर्तमान में रहना आ जाएगा। अभी क्षमा करना, ये भी एक आत्मा का गुण है। क्षमा वह झाड़ू है जो भूतकाल के कचरे को साफ करता है, चित्त की शुद्धता और सशक्त करता है और मन को शांत करता है। पर क्षमा पूर्ण हृदय से होनी चाहिए। खाली ऐसे बोल दिया कि हाँ तेरे को माफ कर दिया तो कुछ नहीं होगा। अपने हृदय के भाव से हमें क्षमा करना होगा, तो ही हम भूतकाल से बाहर आ पाएंगे। करुणा, दया दिख सकती है पर करुणा अनुभव हो सकती है। करुणा आत्मा से आत्मा तक होती है। जैसे गर्मी में पक्षी के लिए पानी रखना या रास्ते के बीच से पत्थर पड़ा है तो उसे उठाकर बाजू में रख देना ताकि किसी और को वो न लगे। जब निस्वार्थ भाव से कुछ करते हैं तो आत्मा स्ट्रांग होती है। आत्मसंतोष, जब हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, प्रकृति की ऊर्जा या दूसरे शब्द में कहे तो परमात्मा से जुड़ते हैं तो आत्मसंतोष हो जाता है। जो यहाँ तक जाते हैं वो अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। उसे कुछ मिला या न मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा आनंद में रहते हैं। वो आनंद के लिए किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहते। पूर्ण सुरक्षा, जब हम आत्मभाव में रहते हैं तो हमें सुरक्षित महसूस होता है। हमारे आसपास हम सुरक्षित है। जब हम प्रकृति के साथ समरस हो जाते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऑरा बनता है जो हमें हर नेगेटिव एनर्जी से बचाता है। हमें एक सुरक्षा कवच प्राप्त हो जाता है। प्योर लव, सबके लिए प्रेम का भाव हमारे में उत्पन्न होता है।
प्रेम का झरना हमारे भीतर से बहने लगता है और वो सच सबके लिए समान होता है। हम हमारी माँ से जितना प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम हमारी सहेली की माँ से भी करेंगे। हमारे प्रेम का दायरा अपने परिवार से बढ़कर पूरे विश्व तक फैल जाएगा। हमारे मन में किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रहेगा, चाहे वो हमारे प्रति कुछ भी भाव रखे, और वह प्रेम निस्वार्थ होगा। यह तब सब रहेगा जब हम हमेशा आत्मभाव में रहेंगे, और यह तब होगा जब हम नियमित ध्यान योग करेंगे। अभी यहाँ मैं अपने ध्यान योग का एक अनुभव कहना चाहती हूँ। मैं जब पढ़ती थी तब ये इच्छा थी कि मुझे कुछ बनना है, पर पढ़ाई के बाद शादी हो गई, शादी के बाद बच्चा हो गया, और फिर मैं हाउसवाइफ बन के ही रह गई। फिर जब मेरा बेटा कॉलेज में आया तब मुझे एक डिप्लोमा इन योग करने का मौका मिला। तो तभी मेरे परिवार में से किसी को भी पता नहीं था कि मैं ये कर रही हूँ। सिर्फ मेरे बेटे को पता चला कि मैं कुछ तो कर रही हूँ, और बाकी सबको तो मैं टीचर बन गई बाद में ही पता चला। तो ये मेरा एक अनुभव है कि जैसे स्वामी जी बताते हैं कि हम बीज में से पौधा बनते हैं, पौधे से वृक्ष बनता है, पर वो बीज कभी उस पत्थर को उसके ऊपर पड़े पत्थर को हटाने की या लड़ने की कोशिश नहीं करता। वैसे ही मैं पढ़ रही थी, साथ में मेरी घर की जिम्मेदारी, कार्य, सब कुछ चल रहा था, और मैं उसमें से आगे बढ़ी और योग टीचर बन पाई। इसके लिए स्वामी जी का खूब खूब धन्यवाद। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। तो रिद्धि जी ने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया कि भाव क्या होता है और बीइंग स्पिरिचुअल रहना क्या होता है। उसके लिए उन्होंने बहुत ही एक अच्छी एक्टिविटी हम सबके साथ प्ले किया, जिसमें हम सभी को बहुत मज़ा आया। और रिद्धि जी ने हमें ये भी बताया कि आत्म भाव में जब हम रहते हैं तो उसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, हम क्या-क्या फ़ील करते हैं, और जब हम शरीर भाव में होते हैं तो हम हर सिचुएशन को कैसे लेते हैं, उसका डिफ़रेंस उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और टुवर्ड्स द एंड उन्होंने अपना खुद का ही एक्सपीरियंस हम सबके साथ शेयर किया कि उन्होंने कैसे डिप्लोमा किया योगा में और फिर कैसे आगे बढ़ी। तो ये सब सुन के और ये सेशन में मुझे बहुत अच्छा लगा रिद्धि जी। तो अभी हम ध्यान करेंगे और यहाँ उसके बाद फिर आप मुझसे सब भूल हो गई तो क्षमा करना। ये मेरा फर्स्ट टाइम इतना एक साथ में बोलना था, तो जस्ट मैंने ट्राई किया है। हम ध्यान के बाद फिर सबके क्वेश्चंस और सजेशंस लेंगे। ठीक। ध्यान आप चालू करेंगे? हाँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्क्रीन। आप सब बताइएगा कि आवाज़ आ रही है कि नहीं? सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
जय बाबा स्वामी। जय मुस्कान जी बाबा के स्वामी। हाँ, आ गए मुस्कान जी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। सॉरी, मेरे यहाँ पे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। तो आप सभी के जो भी प्रश्न हैं या आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कोई सजेशंस देना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं। जय बाबा स्वामी। क्या बात है, सब लोग ध्यान में चले गए क्या? हाँ, निशाद जी और विपुल जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ, निशाद जी आप बताएं। हाँ, मेरा क्वेश्चन है रिद्धि जी से कि रिद्धि जी, आप जब बता रही थी आत्मा भाव शरीर भाव के बारे में, आपने अंतर्मुखी मीन्स एज आई एम आस्किंग यू एज अ स्टूडेंट, क्योंकि ये सेशन आप स्टूडेंट टीचर करके ले रही थी, तो अंतर्मुखी शब्द को आप स्टूडेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे या फिर मुझे एक्सप्लेन कैसे करोगे? व्हाट इज अंतर्मुखी? यू आर रिद्धि ऑन जी आप आप म्यूट। म्यूट म्यूट हैं। पर हो रिद्धि जी। अंतर्मुखी यानी हमारी फीलिंग क्या है, हम क्या फील कर रहे हैं। हम बाहर से तो बोलेंगे कुछ भी कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, पर हम अंदर से सोचते कौन देखेगा, कर लेंगे। वही फीलिंग जो है क्या अच्छी आती है या बुरी आती है, उसके ऊपर डिपेंड है कि हमारा वो आत्मा का भाव है या शरीर का भाव। क्या ये सही है? मुझे एक्चुअली समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं। आप शरीर भाव आत्मा भाव नहीं पूछ रहा मैं, अंतर्मुखी शब्द का अर्थ पूछ रहा हूँ, आप कैसे समझाओगे? अंतर्मुखी मतलब हमारे अंदर क्या अनुभूति हो रही है, हमें क्या फीलिंग आ रही है, सेंसेशंस क्या हो रहे हैं हमारे शरीर में। क्या ठीक वीना है? दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? नहीं, और भी कोई अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहता है तो वो ऐड करे पहले। और भी ये ओपन सेशन है, तो और भी कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है तो कर सकते हैं। या जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो भी अगर कुछ हाँ, बताना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। जो निशाद जी कोई ने इस अभी पर बताना प्रश्न चाहेगा? किया था। जय बाबा स्वामी। हाँ, बोलिए उमा जी। जय बाबा स्वामी। अंतर्मुखी यानी हमारी भीतर की स्थिति, भीतर की और हमने देखकर मुड़ा होना चाहिए। यानी कि जो शरीर भाव में जीते हैं वो बाहरी प्रतिक्रियाओं के साथ अपना रिएक्शन करेंगे, और जो अंतर्मुखी है, स्वामी जी जैसे बताते हैं ना कि हम थोड़ी देर के लिए भी यदि किसी के सामने पूरे भाव से झुकते हैं तो हम अंतर्मुखी होते हैं। इस संदर्भ में अंतर्मुखी समझाना है यहाँ पे। यानी कि मेरा इनर वॉइस, मैं अपने आप, मेरे आत्मा क्या कह रही है वो मैं सुन पाऊं। यानी मेरा मुख जो है वो मेरे अंदर होना चाहिए, मैं अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि आप कई बार आपको कोई इंट्यूशन होती है, अंतःप्रेरणा, जिसके बारे में उन्हें पहले पता नहीं होता, मगर हमें आगे भी हम पढ़ चुके हैं, वो उसे बताना पड़ेगा कि कई बार हम रास्ते पे निकलते हैं और सोचते हैं कि मुझे आज इस तरह रास्ते से नहीं जाना, मैं दूसरे रास्ते पे जाऊं, और सडनली वो मेरा निर्णय जो होता है वो मुझे बहुत फायदा दिलाता है। जैसे कि वो मेरा अंतर का भाव था,
कि मैं इस रास्ते से जाऊं, और वहां पे जाने के बाद पता चला कि जो जिस रास्ते पे मैं जा रहा था वहां पे मुझे वैसे भी ऐसी सिचुएशन हैंडल करनी पड़ती कि मैं टाइम पे नहीं पहुंचता। तो यानी कि हमारी अंतःस्फुरणा हम सुन सकते हैं या नहीं? अगर सुन सकते हैं तो हम अंतर्मुखी हैं। एम आई राइट? जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई और भी इस पे अगर कुछ बताना चाहेगा तो जरूर बताइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं बच्चों के पास से। मैं बताऊं? जी। जय बाबा स्वामी। इसमें एक ऐसा हम कर सकते हैं कि जैसे आज ही के सेशन में जो आगे अपने को क्वेश्चनरीज हुए थे कि अगर बिजनेस में लॉस जाता है तो हम क्या सोचते हैं, या बिल्ली हमारा रास्ता काटती है तो हम क्या सोचते हैं। तो उसी में से हम बोल सकते हैं कि जैसे बिजनेस में लॉस गया और अगर कोई पार्टनर के साथ वो बिजनेस कर रहे हैं और वो दोष हम देखें कि भाई उसने ध्यान नहीं दिया, मैं तो अपना काम कर ही रहा था बट उसने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से बिजनेस में लॉस गया। बट इंटरनली अगर वो ऐसा, अगर एकांत में जब वो बैठा है या नहीं बैठा है, या उसको लॉस हुआ है और वो मायूस हो गया है और अकेला बैठा है, और उसको एक भी अंदर से ऐसा थॉट आता है ना कि नहीं भाई, मैंने तो उसको जो बोलना था बोल दिया कि भाई तेरी ही गलती थी, तेरी ही वजह से सब हुआ है, बट कहीं मेरी भी गलती थी कि मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, मैंने उसको प्रॉपर अटेंशन नहीं दिया। तो वो जो एक थॉट आया, एक क्षण आया जब उसको खुद का रिफ्लेक्शन दिखा कि हाँ ये मेरा भी गलती था ही करके, तो वो एक क्षण अंतर्मुखी वाला क्षण हुआ। सेकंड एग्जाम्पल वो बिल्ली वाला भी था। थर्ड एग्जाम्पल जैसे बताते ही है स्वामी जी खुद भी कि कितनी भी भीड़ होती है मंदिर में, कुछ मंदिरों के स्थान पे जाते हैं 5 घंटे खड़े रहते हैं, 6 घंटे खड़े रहते हैं, और वो एक क्षण का जो आनंद मिला जिसके लिए हम वो लाइन वाला जो क्यू वाला अपने को प्रॉब्लम आया उसको भी हम भूल जाते हैं। तो वो भी हमें अंदर से वो एक क्षण की भी जो फीलिंग आई, वो हमें इंटरनल की जो फीलिंग आई वो हमें अंदर कर गई। तो वो एक क्षण अपने को अंतर्मुखी वाला क्षण डिफाइन कर सकते हैं। या मदर के साथ हमारा बोलने का हो गया, उसको हमने बोल दिया और बाद में जो अपने को अपना दोष देखा, गिल्ट फीलिंग आई, एक क्षण हमें हमारा पता चल गया, वो एक अंतर्मुखी वाला क्षण वाला फीलिंग हो सकता है। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी, बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। यहाँ पर मैं थोड़ा ऐड करूंगी कि गौरीताई का जब सेशन हुआ था आत्मा से योग के अंतर्गत, तो वहां पे हमने टॉपिक लिया था सेल्फ रिफ्लेक्शन और सेल्फ इंक्वायरी। तो यहाँ पर हम लोग जो कर रहे हैं ना, वो एक प्रकार से अंतर्मुखी स्थिति की शुरुआत ही है। यानी हमने पहले सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में देखा था कि जहाँ पे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, उसको उसका अवलोकन करते हैं। और फिर धीरे धीरे हम जब आत्म विचार पे जाते हैं, भीतर जाते हैं, तो फिर हमें महसूस होता है कि ये जो कुछ भी घटित हो रहा है ये हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम उसमें शामिल नहीं हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है ना, वो भी आत्म अंतर्मुखी जो स्थिति है, वही यात्रा है। हमारी शुरुआत रिफ्लेक्शन से होती है और धीरे धीरे हम जैसे जैसे भीतर जाते हैं वैसे वैसे हम उसमें से पूरी तरह डिटैच हो जाते हैं और सिर्फ उस इंसिडेंट को देखते हैं। Yes, can I add one point? श्योर। Yes, actually, अमी जी ने she उन्होंने एक करेक्ट एग्जांपल दिया था समझने के लिए। तो एक्चुअली अंतर्मुखी इन माय एक्सपीरियंस इज अ डायरेक्शन। जैसे द फर्स्ट उपाध्याय जी ने बताया था कि अ, अ, जब हम जैसे गुरुदेव ने बोला कि हम किसी मूर्ति के सामने जाते हैं, तो क्योंकि वो मूर्ति किसी अंतर्मुखी ऋषि ने, किसी अंतर्मुखी महात्मा ने अपनी प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उस मूर्ति में अपने प्राण डाले थे और उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की थी। उस रीज़न की वजह से जब कोई इंसान उस मूर्ति के सामने जाता है तो अंतर्मुखी हो जाता है।
सो उसका डायरेक्शन जो बाहरी डायरेक्शन था वो अंदर हो जाता है. सो अंतर्मुखी फर्स्ट इज अ डायरेक्शन, और एक बार अंतर्मुखी हो गया तो फिर साधना जो हम कर रहे हैं वो अंतर्मुखी ही साधना है, पूरी साधना ही हमारी अंतर्मुखी है. तो जब हम आगे आगे साधना करते हैं तो हमें फिर वो, जैसे गुरुदेव बताते हैं, आईने के सारे दाग दिख जाते हैं, जो अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंक्वायरी की बात है, वो सब धीरे 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 आगे हो जाती है. सो फर्स्ट अंतर्मुखी इज अ डायरेक्शन ऑफ गोइंग इनसाइड, और ध्यान वो जर्नी है जिससे हम अंतर्मुखी और भीतर 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 जाते हैं. तो इन शॉर्ट ध्यान का पूरा उद्देश्य ही अंतर्मुखी होना है. जो हम अब तक बहिर्मुखी थे, तो ध्यान योग का सबसे मेन उद्देश्य ही वही है. थैंक यू वेरी मच. ये बहुत अच्छा प्रश्न था. किसी और को कोई प्रश्न है? कुछ शेयर भी करना हो. नीता जी, आप कोई प्रश्न पूछना चाहेंगी? जी, जय बाबा स्वामी. मेरा प्रश्न ये था कि जब ये शरीर भाव और आत्म भाव की बात हुई, तो इससे रिलेटेड क्या बच्चों से हम कोई एक्टिविटी करवा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं. हम लोग अभी एक एक्टिविटी कर सकते हैं क्या? समय है थोड़ा सा तो? जी, मैं यही चाहती थी कि एक आधा एक्टिविटी इससे रिलेटेड हो तो थोड़ा ज्यादा समझ में आ सकता है. एक छोटी सी एक्टिविटी है. अगर आप लोगों को, मतलब वैसे तो ये एक्टिविटी हम लोग बच्चों के साथ में कलर्स वगैरह के साथ करते हैं, लेकिन अभी क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं था तो ऐसा भी कर सकते हैं कि चैट बॉक्स में भी आप लोग वर्ड्स भी लिख सकते हैं. तो ऐसा कर सकते हैं कि अभी ना मैं कुछ प्ले करूंगी, तो वो प्ले करने पर ना वो सिर्फ म्यूजिक होगा, लेकिन वो म्यूजिक सुनने से आपको भीतर से क्या महसूस होता है, तो आप उसको वो वर्ड्स लिख सकते हो. अगर आपको अगर सबके सामने नहीं लिखना है तो आप अपने पास भी नोटपैड में लिखो या मोबाइल पे लिखो या कहीं पे भी आप लिख सकते हो. लेकिन एक जो चीज है, कुछ सुनाई दे रहा है या कुछ भी होता है, तो उससे हमारे भीतर क्या भाव ट्रिगर होता है, ये इस एक्टिविटी का उद्देश्य है. और एक्चुअली ये एक्टिविटी के लिए शुरुआत ऐसे हुई थी, थोड़ा सा उसका बताती हूँ कि एक प्रश्न पूछा गया मुझे कि आत्मा तो निर्गुण है, तो फिर जब भी हमने आत्मा भाव और शरीर भाव में गुण बताए ना, तो मुझे ये प्रश्न पूछा गया कि आत्मा तो निर्गुण है, तो फिर उसको गुण कैसे बताते हैं. हो ये मैं भी थोड़ा सा उस समय जरा ये हो गई कि अरे हाँ, बात तो सही है. फिर गुरुदेव से प्रार्थना की कि इसको अभी कैसे जवाब दें. तो फिर गुरुदेव ने ही उत्तर, मतलब भीतर से ये उत्तर जगाया कि आत्मा तो निर्गुण है, लेकिन जब वो किसी के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो इंटरेक्शन में भाव जागृत होता है. तो इस प्रकार से वो गुण आता है. जैसे कि अब जब हम गुरुदेव के समक्ष जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर से अलग अलग भाव आता है. किसी को एकदम आभार व्यक्त होता है कि अरे गुरुदेव आए मेरे जीवन में, उन्होंने कितना किया, तो वो आभार का भाव आता है. किसी को एकदम अबोधिता का भाव आता है कि ये तो मेरे बिल्कुल एकदम दादाजी जैसे ही हैं, कितना ख्याल रखते हैं मेरा. ऐसे किसी के भीतर से एकदम करुणा का भाव आता है कि गुरुदेव ने कितनी तकलीफें उठाई है और हम तक ये ज्ञान पहुंचाया है. तो हर एक के भीतर से गुरुदेव के प्रॉक्सिमिटी में जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में आत्मा का दूसरे आत्मा के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन में भाव जागृत होता है, और वो भाव जो है उसको अलग अलग गुण होते हैं. तो इस पे से ये एक्टिविटी की प्रेरणा हुई कि एक म्यूजिक है, अभी मैं प्ले करती हूँ, और उसमें कैसे होगा कि एक म्यूजिक प्ले होगा, उसके बाद एक बेल का साउंड होगा, उसके बाद दूसरा म्यूजिक प्ले होगा, फिर बेल का साउंड होगा. ऐसे 3 4 5 अलग अलग म्यूजिक प्ले होंगे. हर एक म्यूजिक के टाइम पे ना आपको बस ये लिखना है, कुछ वर्ड्स लिख सकते हैं, या
जो भी आपके भीतर से महसूस होता है, कोई सिचुएशन आपको याद आता है उस म्यूजिक को सुन के, तो वो आप लिखिए। तो आपको पता चलेगा कि कोई भी चीज की वजह से हमारे भीतर कौन सा भाव जागृत होता है सच में वाला, क्योंकि ये इतना फास्ट होगा कि हमको दिमाग से सोचने के लिए समय नहीं होगा। तो ये थोड़ा ट्राई करके देखते हैं हम कैसे लगता है। एक मिनट, मैं शेयर स्क्रीन ऑन करती हूँ। आप सब तैयार हैं? मुझे सिर्फ एक बार बताइए कि आपको ऑडियो सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है ऑडियो? हाँ, सुनाई दे रहा है। ओके, अब मैं फिर प्ले कर रही हूँ और स्टार्टिंग से, और आपको बस रैंडमली वो म्यूजिक सुन के आपके भीतर क्या भाव जागृत हो रहा है उसको लिखना है। जय बाबा स्वामी।
तो ये इस प्रकार से कुछ कुछ एक्टिविटी ये थे, म्यूजिक थे। हर एक म्यूजिक पे आप लोगों को क्या क्या महसूस हुआ, कोई शेयर करना चाहेगा? मतलब हम इसमें जानना चाहते हैं कि एक ही म्यूजिक को सुनकर अलग अलग लोगों के भीतर अलग अलग क्या भाव उठते हैं। उनको कोई, किसी को कोई सिचुएशन याद आता है, किसी को कुछ और याद आता है, क्या विजुअलाइज करते हैं, क्या आप लोग शेयर करना चाहेंगे? किसी ने चैट बॉक्स पे भी डाला है। टू मच नॉइस डाला है, जंगल। जी मनीषा जी। मनीषा जी बताइए। या जय बाबा स्वामी। तो लास्ट वाले म्यूजिक में से लगा कि कुछ ट्राइबल डांस है या कुछ टैप डांस चल रहा है, उसमें डांसिंग का वो आया फीलिंग। किसी में एकदम सूदिंग लगा एंड किसी में कुछ जैसे आपका रेट्रो म्यूजिक रहता है वैसा लगा, और कहीं पे एकदम लगा कि डरावना फियर वाला म्यूजिक दैट वे। एंड इस तरीके से हर म्यूजिक के साथ डिफरेंट इमोशंस वी गेट लिसनिंग टू द म्यूजिक। या फियर, जैसे म्यूजिक चलता है, जैसे मूवीज में हम देखते हैं जब कोई डरावना सीन आता है तो उस टाइप का म्यूजिक। या so that way first one was joyful, very joyful, like a child, like with child is dancing that way. जी जय बाबा स्वामी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? जय बाबा स्वामी। अलग अलग म्यूजिक के साथ साथ मेलोडी या हैप्पीनेस हमारे अंदर क्रिएट होती दिख रही थी। जैसे कि वो कार्टून वाला सीन हमने देखा हो तो कार्टून में जो म्यूजिक ऐड किया गया हो, म्यूजिक बजते ही वो हमें सडनली लाइट हो जाता था। और कोई कोई ऐसे भी पिक्स थे जैसे कि हमने कोई सॉन्ग में वो सुना हो तो वो सॉन्ग अंदर इंट्यूब हो जाता था कि ये इस सॉन्ग में ऐसा म्यूजिक है। यानी कि जो साउंड है उसके साथ हमारी फीलिंग का कनेक्शन दिख रहा था। जैसे कि स्पीड वाला है तो हमारे अंदर भी वो स्पीड वाला एराइज होता है इंट्यूशन। પછી एक वेटिंग वाला भी था, बीच बीच में जो बेल आती थी तो वो भी हमें स्टॉप होने का बता रही थी। जैसे कि हम फ्लो के साथ चल रहे हो और बाद में पॉज हो गया, बेल आ गई मानी पॉज, फिर दूसरा बदलेगा, ऐसे शिफ्टिंग वाला भी लगा मुझे। हिरल जी कुछ बताना चाहेंगी? इससे हम लोग ये बता सकते हैं कि जैसे अलग अलग म्यूजिक से हमारे अंदर अलग अलग मेमोरीज आती है या अलग अलग फीलिंग क्रिएट होती है। हाँ। तो इसको हम ऐसा रिलेट कर सकेंगे कि हाउ योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट यू। इसीलिए जो स्वामी जी बोलते हैं कि संगत का जो असर है, उससे हम बच्चों को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं कि आप जैसे एनवायरनमेंट में रहोगे, जो सुनोगे, उसका असर इंटरनली आता है, ये हम इमीडिएटली देख सकते हैं। तो उसका ही लॉन्ग टर्म कैसा क्या इफेक्ट आ सकता है, उस हिसाब से हमें सिलेक्ट करना है। बिल्कुल। और कोई? अमी जी का भी हैंड रेस दिख रहा है मुझे। हाँ, बस वही था सेम। जैसे एग्जाम्पल है ना कि अगर दुखी है तो फिर कई बार दुख भरे गाने शुरू रहते हैं तो वो और मल्टीप्लाई हो जाते हैं। या फिर एकदम मस्त मूड में थे, अचानक से दुख भरा गाना सुना तो भी उस टाइम पे उसी में चले जाते हैं। तो मतलब म्यूजिक भी एक भाव जागृत करता है। या फिर खुद दुखी हो और अगर अच्छा म्यूजिक सुन लेते हो तो वो भी मूड चेंज कर देता है, मतलब एवरी टाइम। तो ऐसा नहीं बोला था एक बार कि भाई जितने भी दुख भरे गाने बने हैं वो सब वही दुखी आत्माएं उसमें जा जाके वो बना पाए हैं, ऐसा। तो वो एक पूरा भाव क्रिएट ही कर देता है, ऐसा है। और सेम वे यहाँ हम वो एग्जाम्पल, अभी तो म्यूजिक का था,
तो कलर के थ्रू भी दे सकते हैं। वो तारे जमीन पर वो आमिर खान ने डायलॉग बोला था कि अगर आपका अच्छा कलर है तो अपने आप हाथ ब्राइट कलर्स पे जाएंगे, बुरा मूड है तो एकदम डार्क कलर पे हाथ चले जाएंगे। तो सेम वे वो भाव जो है वो एक्सटर्नल थिंग्स, इंटरनल थिंग्स उसके साथ वो मैच कर देता है सारी चीजों को। जी, एक्चुअली क्लास में ये एक्टिविटी जब ली थी तब बच्चों को हमने मतलब ये स्केच पेन्स और क्रेयॉन्स रखने को बोले थे और उनको कहा था कि म्यूजिक को सुनते ही, ये मैंने स्कूल में भी लिया है, तो स्कूल में तो बच्चे और भी बहुत मजे से करते हैं। तो आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स कौन से कलर के पास, आपने जो बताया ना कि कलर के पास, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स कौन से कलर को उठाने का मन करता है, और बस कलर को रैंडमली आप लगा सकते हो, कोई शेप बना सकते हो। तो अलग अलग म्यूजिक के साथ अलग अलग शेप्स भी आते हैं पेपर पे। कभी कभी zigzag पैटर्न आता है, कहीं पे स्क्वायर आता है, कहीं पे सर्कल आता है, कहीं पे वेवी आता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग, ये बहुत एक अच्छा आइस ब्रेकर हो सकता है इस सेशन के लिए। मतलब आपको ये सेशन शुरू करते समय आप ये वाला टाइप का एक्टिविटी लेकर के शुरू कर सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिक भीतर क्या चल रहा है ना, इस तरफ ध्यान मोड़ने के लिए ये एक्टिविटी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो ये जरूर इस प्रकार से करके शुरू करके फिर हम भाव के ऊपर जा सकते हैं। और एक हमने एक और लिया था शरीर भाव और आत्म भाव के बारे में बताने के बाद उनको बोला था कि अभी पिछले 2-4 दिनों में ऐसा कौन सा एक इंसिडेंट हुआ है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया। वो अच्छा भी हो सकता है या बुरा भी हो सकता है। और फिर उस इंसिडेंट को शरीर भाव के लेवल पे और आत्म भाव पे लेवल पे उसको लिखने का एक एक्टिविटी दिया था उनको, कि अगर शारीरिक लेवल पे आप उस इंसिडेंट को देखते हो तो आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा, और आत्मा के लेवल पे उसको देखोगे तो आपका रिस्पॉन्स कैसे बदलेगा। और बहुत सुंदर सुंदर इसमें बच्चों ने इसके रिजल्ट्स लिख कर दिए हैं, और मैं एक उसका ग्रुप पे भी शेयर करूंगी। बहुत ही सुंदर अनुभूति एक लड़की ने लिख के भेजी है। हाल ही में एक कॉलेज में जब सेशन हुआ था तो ये रिस्पॉन्स उन्होंने लिख कर दिया था। बहुत सुंदर अनुभूति उन्होंने लिख के दी, मैं ग्रुप में जरूर शेयर करूंगी। तो इस प्रकार से अब और किसी को भी कुछ शेयर करना हो इस सेशन के बारे में तो जरूर शेयर कीजिए। जय बाबा स्वामी। हिरल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, आज का जो टॉपिक था उस पर ही एक जस्ट एक 1-2 स्लाइड्स का मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया था, तो मैं सिर्फ वही शेयर कर रही हूँ। इट्स जस्ट अ लिटिल समरी, मैं शेयर करती हूँ। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं हिरल जी। I don't know. वो स्टार्ट होने को थोड़ा टाइम ले रहा है। सुधा जी, आपका माइक ऑन है, आप प्लीज म्यूट करेंगे?
आई थिंक शेयर नहीं हो पाएगा, मैं ऐसे ही बताती हूँ जो मैंने थोड़ा सा एक समराइज किया था। Just a minute. या अभी कॉन्शियसनेस जो है तो इसको हम 3 लेवल पे समझ सकते हैं। एक बॉडी कॉन्शियसनेस जो शरीर भाव, सोल कॉन्शियसनेस जो आत्म भाव, और एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो एकदम शॉर्ट में कॉन्शियसनेस क्या है, तो इसको 2 चीजों में हम डिवाइड कर पाएंगे कि एक ये है कि हम हमारा अबिलिटी टू बी अवेयर कि हमारे आसपास क्या चल रहा है या हमारे आजू बाजू क्या है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, इस चीज का एक अवेयरनेस, और उस अवेयरनेस के बेस पे एक रिस्पॉन्ड कर पाना कि हाँ हमें एक चीज समझ में आई कि ये ऐसा है, नाउ आई हैव टू रिस्पॉन्ड। तो 2 चीजें, दैट अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्स, ये दोनों साथ आके सबसे मेन डेफिनेशन हो जाएगा कॉन्शियसनेस का। और अभी इसके जो हमने 3 टाइप किए, इसका मैंने एक कंपैरेटिव टेबल बनाया था, ये मैं ग्रुप पे फिर शेयर करती हूँ उसका फोटो, जस्ट वो एक स्लाइड का। उसमें ऐसा है कि बॉडी कॉन्शियसनेस, सो व्हाट इज हु एम आई। तो इन बॉडी कॉन्शियसनेस आई एम गोइंग टू थिंक ऑफ माई सेल्फ मेनली एज द बॉडी एंड द माइंड। If it is soul consciousness, then I am also aware that there is a soul's presence within me inside. And further moving ahead, if it is at the level of universal consciousness, then I can sense that soul or that conscious presence within myself, and I can also sense it outside myself in others. So 3 levels where I am only the body and the mind first, second where I am a soul along with the body and the mind, and the third where I can sense it everywhere. Then the next is, so how is this, what will I feel now when I am aware and respond on the basis of body consciousness, where I am the body and the mind. Then I feel things like cold, or I feel hot, I feel hungry, I will have my personal desires, I'll do talking, I'll do activities. Ma'am, On the Hindi, level Hindi. of, hello, हिंदी प्लीज, हिंदी। हिंदी, हाँ। तो सोल कॉन्शियसनेस के लेवल पे अगर मैं सोच रही हूँ, मेरा कॉन्शियसनेस अभी सोल को भी रजिस्टर करता है, तो मेरा फीलिंग कैसा रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे अंदर क्या चलेगा। तो उस टाइम पे इंटरनल इंस्टिंक्ट्स है या इंट्यूशंस है, कुछ चीजें जो डायरेक्ट बोली नहीं गई पर मुझे उसका मतलब समझता है, कोई किसी के साथ कहीं इंस्टेंट कनेक्शंस होना, और इन सबके साथ जो अपने पर्सनल डिजायर्स है ये थोड़े थोड़े कम होना, ये चीजें होने लगती है व्हेन यू मूव फ्रॉम बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस। और उसके आगे जब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्शन और ज्यादा होता है, तो एक एम्पैथी फीलिंग जो है, एम्पैथी का हिंदी वर्ड शायद मुझे नहीं पता है, बट जहाँ हमें खुद में और बाकी जो बाहर के, जो एक हम बाउंड्री क्रिएट करते हैं कि ये मैं और मेरा और ये दूसरा है, मतलब मैं मेरा देख लूं लेकिन दूसरों का नहीं देखूं तो भी चलेगा, ये डिफरेंस हम कर नहीं पाते हैं, हमसे वो होता नहीं उसके आगे कि वो कोई और है। तो जहाँ वो बाउंड्री डिफरेंशिएट नहीं हो पाती है, वहां पे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ज्यादा बढ़ रही है। तो उस टाइम पे हमारी पर्सनल इच्छा या डिजायर्स जो है ये काफी हद तक कम या नहीं रहते हैं, और उसके बाद जो रहता है वो एक भाव होता है कि हम ये सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, इससे मुझे ही कुछ मिल जाएगा, वैसा नहीं है, पर हमें एक अच्छा सा लगता है कि ऐसा होगा तो अच्छा है, वो एक भाव होता है। और इसी को अगर हम 3 एग्जाम्पल देना चाहे एक सिचुएशन की, तो मैंने जो एग्जाम्पल सोचा था वो यही था हमारे ही फील्ड से, कि अगर एक डॉक्टर है वो पेशेंट को एज अ बॉडी एंड अ माइंड, क्योंकि वो खुद बॉडी कॉन्शियस लेवल पर है, तो वो पेशेंट को भी एक बॉडी है, माइंड है, यही समझेगा। और जैसे एक मैकेनिक गाड़ी को रिपेयर करेगा, वैसे वो ट्रीटमेंट करेगा, और वो ये सोचेगा
कि ये जो मेरा प्रैक्टिस है वो मेरा बिजनेस है, तो मुझे बिजनेस बढ़ाना है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सोल कॉन्शियस पे जो डॉक्टर रहेगा वो ये सोचेगा कि हाँ, मेरे सामने जो पेशेंट है, बॉडी है, उसमें कुछ तकलीफ हो सकती है, बॉडी है, माइंड है और एक सोल भी है। और क्योंकि वो डॉक्टर सोल कॉन्शियस है तो वो वही करेगा जो पेशेंट के लिए अच्छा है। उस टाइम पे जैसे अननेसेसरी एक सर्जरी एडवाइस कर दिया या प्रॉफिट के लिए कोई ट्रीटमेंट कर दी, ये चीजें वो डॉक्टर नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका सोल उसको वो अलाउ नहीं करेगा अनएथिकल प्रैक्टिस करना। और उससे आगे और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, लाइक दिस इज जस्ट अ जर्नी, एक स्टेज पर फिर दूसरे और आगे बढ़ के यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड है डायरेक्टली, तो वो डॉक्टर ये तो सोचेगा ही कि किसी का बुरा नहीं हो, उसके पास ये भाव भी होगा कि अभी मेरे पास जो नॉलेज है इससे मैं ये करूं कि किसी को मेरी या ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े, लोग अपने आप हेल्दी रह सके, उनको ये नॉलेज दे दिया जाए कि आप आपकी हेल्थ कैसे संभाल सकते हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसका बिजनेस कम होता है लेकिन उसका सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत बढ़ता है। तो कॉन्शियसनेस ऑन दीज 3 लेवल्स, बॉडी, सोल एंड यूनिवर्सल, ये था। बहुत बढ़िया था ये एग्जाम्पल। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हिरल जी आपने। वीना दीदी, अभी और भी क्वेश्चंस लेने हैं या फिर हम शांति पाठ कर सकते हैं? एक आधा प्रश्न ले सकते हैं अगर किसी को है तो, और फिर शांति पाठ कर सकते हैं। प्रमोद जी ने कुछ प्रमोद जी आप, हाँ। जय बाबा स्वामी। आज का ये सेशन, जय बाबा स्वामी, आज का ये सेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अभिजीत घोषाल का ये गाना याद आ रहा है मुझे। भाव हमारे तुम तक लाए, आज जन्म के पुण्य कमाए। तो ये गूंजता रहा मेरे दिलो दिमाग में। आज आपका ये सब सेशन अभी सुन रहा हूँ मैं तब। जय बाबा स्वामी। विपुल जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जय बाबा स्वामी। छोटी सी स्टोरी याद आ रही है, कहीं सुनी थी भाव के ऊपर, तो मैं शेयर करना चाहूंगा। स्टोरी में ये है कि एक चर्च होता है, उसके पास में ही जैसे एक माँ बाप है और उसकी छोटी बच्ची जैसे भीख मांगते हैं वैसे ही वहां पर रहती है। तो चर्च के अंदर जो कुछ भी प्रवचन चलता थे, प्रेयर चलती थी, वो छोटी बच्ची भी सुनती थी। ऐसे काफी दिनों तक चला और बाद में उस बच्ची ने फैसला किया कि मुझे अंदर जाना है, लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी रहते थे वो उसके जाने नहीं दिया। काफी दिनों के बाद ट्राई किया लेकिन जाने नहीं देते। एक बार पादरी भी वहां से गुजर रहा था, तो उन्होंने देखा कि ये जो बच्ची है वो अंदर जाना चाहती है, तो पादरी ने उस बच्ची को अपने पास बुलाया और पूछा क्या है, तो वो बोली मुझे अंदर आना है। तो पादरी भी उसके साथ उस बच्ची को साथ में ले गए। तो जब भी वहां पर प्रवचन होता था, बाद में जो पादरी रहते थे वो बताते कि भी हमारा जो चर्च है वो बहुत जर्जरित हो गया है, उसको रिनोवेशन करना है। तो काफी महीनों तक वो बताता था लेकिन कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं देता था। तो उस बच्ची ने अपने हाथ में से 5 या 7 सेंट थे वो देना चाहती, इसलिए वो अंदर आने चाहती थी। तो पादरी ने उसको बहुत नवाजा कि ये जो बच्ची है उसके अंदर कितना बड़ा भाव है, ये जो 5 सेंट है वो देना चाहती है। तो सब लोगों ने बहुत तालियां बजाई और वो 5 सेंट थे वो एक्सेप्ट किए। और वहां पर जो भी लोग बैठे थे उन्होंने सबने भी अपना अपना योगदान दिया। उसमें एक पत्रकार भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने ये पूरी स्टोरी है वो अपने अखबार में छापी और पूरे देश में वो अखबार जाता था। तो सबको इतनी इम्प्रेसिव लगी कि हर जगह से वहां पर दान आना इकट्ठा हो गया। इतना दान इकट्ठा हो गया, बाद में वहां पर रिनोवेशन भी हो गया और काफी सारे पैसे थे जो बचे हुए थे। तो पादरी ने सोचा चलो उस बच्ची ने ये इनिशिएट किया है तो वहां पर जाया जाए। तो उस माँ बाप के पास गए कि ये आपकी बच्ची ने मैं यहाँ पर जो दान दिया था उसके हिसाब से ये रिनोवेशन हो सका, तो ये कुछ पैसे बचे हैं, आप ले लो, आपको उसको जरूरत है। तो उन माँ बाप ने बताया कि वो बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, उसको कुछ बीमारी थी तो वो चल बसी। तो आप ये पैसे हमें नहीं चाहिए, तो आप इस जो पैसे बचे उसको अस्पताल बनाओ, जिससे कि ये बच्चे हैं वो मर ना जाए, आगे के बच्चे।
तो फिर भी ये प्रकाशित हुआ और सब लोगों ने खूब दान दिया। और जो वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट एक था बड़ा, तो उसने ब्लैंक चेक दिया कि आपको जितना चाहिए इसमें अमाउंट भर दो, लेकिन वो 5 सेंट है ना वो मुझे दे दो। वो पादरी ने बोला कि वो 5 सेंट तो हम नहीं दे सकते, आपको अमाउंट देना हो तो दो। तो फिर भी उन्होंने काफी सारे अमाउंट दिए और हॉस्पिटल भी बना दिया। फिर भी वो पादरी है वो फिर से माँ बाप के पास गए कि और भी पैसे बचा हो, तब क्या करें। वो बोलो कब इसका एजुकेशन में लगाओ, क्योंकि मेरी बच्ची पढ़ नहीं पाई थी। तो ऐसा करके अस्पताल भी बन गया, एजुकेशन भी बन गया, काफी सारी एक्टिविटी जो सब लोगों के लिए होती थी वो बन रही थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके अंदर कुछ एम्पैथी, जो मैडम ने बोला ना कि वो हो दूसरों के लिए कुछ करने की, तो वो एम्पैथी कहीं मल्टीप्लाई होके कई सारे लोगों तक पहुंच सकती है और ये अच्छे से अच्छा कार्य हो सकता है। जैसे हमारे में स्वामी जी ने बताया ना कि अभी हमारे निर्माण कार्य चल रहा है गुरु शक्ति धाम का, तो उसके अंदर स्वामी जी कभी मांगते नहीं थे, लेकिन जब गुरु शक्ति धाम बनाने का है तब पहली बार गुरु जी ने कुछ हमसे मांगा कि हर एक का एक एक पैसा उसके अंदर शामिल हो। काफी सालों से ये चल रहा था कि स्वामी जी जो प्रसाद है हर एक को देते थे, लेकिन अब स्वामी जी ने क्या करा है कि जो प्रसाद है चौरा पे रख दिया है, आपकी जो औकात हो आप उसमें से लेके जाओ। तो हमारा नागपुर का जो गुरु शक्ति धाम है कोई एक आदमी बना रहा है, सोचो स्वामी जी हम सबको जोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं या फिर हम भी है कि समझ नहीं पा रहे, तो हमारा भी कुछ योगदान होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये कहानी से ये बता रहा हूँ कि हमारे अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, अच्छा भाव है, तो सबके अंदर ये भाव प्रसारित होता है। थैंक यू। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। विपुल जी, एक्चुअली मैं ना अभी की ये एकदम फ्रेश अनुभूति बता रही हूँ कि ये सेशन खत्म होते होते ना मैं चाहती थी भीतर से कि देने के भाव के ऊपर कुछ उस पे आकर ये सेशन एंड हो, ये मेरे भीतर विचार आया था और एक्चुअल में आपने उसी के ऊपर आकर अभी बताया, तो ये मेरी एकदम ताजी ताजी अनुभूति है कि मतलब अद्भुत है ये आपके वाइफ से यहाँ पहुंच गए। स्वामी जी सबका ध्यान रखते हैं। इतना अद्भुत है कि मैं जस्ट सोच ही रही थी कि देने के भाव के ऊपर ये सेशन एंड होना चाहिए। और सिर्फ दान यानी सिर्फ श्री गुरु शक्ति धाम का दान या ऐसे नहीं, मतलब हम सब जो भी ये लोग यहाँ पे इस सेशन में जुड़े हैं और भी लोग जो कई कारणों की वजह से जुड़ नहीं पाते लेकिन रिकॉर्डिंग देखते हैं, उन सबके भीतर हम सबके भीतर ना है कि गुरुदेव ने हमको जो दिया वो सभी को देना और सभी वो हम उसमें से फ्री हो जाए, जितना ज्यादा हो सके शेयर करें अपने भीतर जो भी है, उस तड़प के वजह से हम लोग सब इस सेशन में जुड़ते हैं। तो बस हम इसी प्रकार सभी अच्छे से रिक्त हो जाए, मुक्त हो जाए, यही श्री गुरु चरणों में प्रार्थना है। जय बाबा स्वामी। अभी हम अगर किसी को कुछ बताना नहीं तो हम शांति पाठ कर सकते हैं। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सेशन के बाद आप लोग सब प्लीज़ फीडबैक फॉर्म फिल करिए सो दैट हम स्पीकर को ऑनेस्ट रिव्यूज़ दे सकें और फिर वो भी आगे इम्प्रूव करें। तो अभी हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष वम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टेषु शांति भवतु। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। जय बाबा।